नमस्कार, मैं हूं पूजा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यात्रा के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के मार्ग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। तो वहीं नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड में प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो प्रतिवर्ष आयोजित होती है और इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा पर सरकार ने दिया खास जोर। राजजात यात्रा तैयारियों पर चर्चा, श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास जोर, स्वास्थ्य लेकर सभी सुविधाओं पर सरकार के तहत दिया जा रहा है ध्यान। सीएम धामी ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक, साथ ही सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं की समीक्षा बैठक, श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी खास जोर। राजजात यात्रा की तैयारियों पर चर्चा, सीएम धामी ने ली बैठक। बैठक में यात्रा की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को अहम निर्देश दिए। सीएम धामी ने प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं नई मदिरा दुकानें खोलने के मामले में सीएम धामी को शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों के बाद सीएम धामी ने ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने पहले ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों पर रोक लगा दी थी। सीएम ने ये भी निर्देश दिए थे कि शिक्षण और संस्थाओं और धार्मिक स्थलों के आसपास मदिरा की दुकानें नहीं खोली जाएं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। साथ ही शराब की नई दुकानें खोलने पर लगाया जोर। सीएम धामी को लगातार मिल रही थी शिकायतें, जिसको लेकर सीएम धामी को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। तो वहीं चारधाम यात्रा 31 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हेली टिकटों की कालाबाजारी और मामले में मनमाने पार्किंग शुल्क पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो इस श्रद्धालुओं के ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोबाइल ऐप और आधार नंबर के पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबटपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। यात्रा पर नजर रखने के लिए देहरादून स्थित पर्यटन प्रसिद्ध मुख्यालय में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे।
सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को इस बार विचार गोष्ठी, संविधान के प्रस्तावना में सामूहिक पाठ और अन्य जनजातिगत कार्यक्रमों में माध्यम से व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है। वहीं 25 अप्रैल तक चलने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। तो वहीं पार्टी के नेतृत्व में निर्देशन पर इन कार्यक्रमों में सफल संचालन के लिए एक प्रदेश स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इसमें प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश कोहली, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य और प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजीत चौधरी शामिल है। कार्यक्रमों में बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ उनके साथ हुए सामाजिक राजनीतिक अन्याय और आज के दौरे में उनके विचारों का पुनः स्थापना पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी का ये प्रयास उनके आदर्शों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? जी के जयंती के अवसर पर 13 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और इन कार्यक्रम के माध्यम से जनता पार्टी जन जागरूकता के माध्यम से और उनके कृतित्व और उनके द्वारा संविधान निर्माण में जो उनका योगदान रहा है उसको लेकर के लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही जनता पार्टी के द्वारा इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। क्या बोल रहे? तो वहीं बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस के बाद प्रदेश भर में विभिन्न जनसंपर्क अभियानों की शुरुआत की है। इसी क्रम में पार्टी के तहत एक 3 दिवसीय गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री और अन्य पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। तो वह राज्य सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी साझा करना और साथ ही स्थानीय समस्याओं को सुनकर उन्हें सरकार तक पहुंचाना है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और इसकी जानकारी दस्तावेज सहित सरकार को दी जाए। तो वहीं पार्टी का ये जनसंपर्क अभियान जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 13 तारीख तक हमने कार्यक्रम की रचना बनाई थी। उसके तहत 10, 11, 12 ये 3 दिन हम लोग प्रत्येक मंडल का पदाधिकारी से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक किसी एक बूथ पर जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और 8 घंटे का समय गांव में रहेंगे। उसके अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं जहाँ हम वहाँ पर अपनी बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे, वही वहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुँचानी है उसको हम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे, उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के कालखंड कार्यकर्ता है, उनके घरों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। ऐसे की वोटर्स होते हैं बूथ पर, उनके साथ भी मिलना, जो सामाजिक वर्ग के भिन्न जो लीडरशिप है, ऐसे सब लोगों से मिलने काम करेंगे
और आगामी दिनों के अंदर मोदी जी के संदेश को लेकर उनके बीच में जाने वाले हैं। और उनकी पंचायत का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो वही चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। उसे सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के तहत पर्वतीय मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। तो वहीं ARTO प्रशासन चक्रपड़ी मिश्रा ने जानकारी दी कि पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए विशेष दक्षता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक वाहन चालकों के पास विशेष परीक्षण प्रमाण पत्र, वाहन की फिटनेस रिपोर्ट और सभी जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। साथ ही चालकों को वेशभूषा, स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी। यात्रा के दौरान चप्पल और सैंडल पहनकर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का ये कदम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा नियम निर्धारित किया गया है, हमारे नियमावली में भी है कि चप्पल पहन के वाहन संचालित न किया जाए। जो हमारा भौगोलिक परिस्थिति है उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो और इसके मद्देनज़र भी सड़क सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नियम है, उन नियमों का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव के तहत मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के अंतर्गत बड़ा दाव करते हुए कहा कि ऋषिकेश में 18,000 वोटों को गलत तरीके से काटा गया है। ये दावा कांग्रेस ने सूचना के आधार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर किया है। रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर और जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान की प्रगति और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस का दावा 18,000 वोट काटे गए। RTI में खुलासा, वोटों में गड़बड़ी। कांग्रेस का यह दावा, ये 18,000 वोट काटे गए। उत्तराखंड के 18,000 वोट काटे गए। RTI ने यह खुलासा कि ऋषिकेश निकाय चुनाव में यह बड़ी गड़बड़ी। कांग्रेस का दावा, जो हम लोग पत्रों देते हैं, AICC के निर्देशों पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड की 102 नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में। इस अभियान में जिन लोगों का वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 में नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे ऐसी RTIs लगवाई। ये हमारी डोईवाला नगर पालिका की काफी RTIs हैं जो लग चुकी हैं। ऐसी RTIs लगवाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में हम जा रहे हैं। मैं टिहरी, उत्तरकाशी, डोईवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, अभी रात ही में हल्द्वानी से आज हमने ऋषिकेश की बैठक रख ली। हम प्रदेश में जा जाके हर जगह अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, महानगर कमेटी के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 10% वार्ड हर नगर पालिका, नगर निगम में चिन्हित किए जाएंगे जहां हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। एक बार पढ़ रहा था कि कल एक पेशी हुई जिसमें शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत है, जो इस समय महापौर हैं शंभू पासवान जी, और एक 5 या 6 सदस्यीय कमेटी जिसमें उपजिलाधिकारी ऋषिकेश भी हैं, वो बनाई गई, जिसमें शंभू पासवान जो महापौर हैं उनके प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी थी। लेकिन अखबार में एक बयान था शंभू पासवान जी का कि मैं टिहरी में रहा हूं और टिहरी विस्थापित हूं। शायद उनको जानकारी का अभाव है। टिहरी में रहना और विस्थापन होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं हूं, मेरा खेत है, मेरा गांव है टिहरी के अंदर, मेरा खेत आया है तो मैं आंशिक रूप से विस्थापित हूं। तो मजबूत हम लोगों को करना। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत के स्वर्ण की ओर के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवन सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री के संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है।
यदि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ योगदान दे तो उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशकों पुराने कुओं और जोगिरदारों के निर्देश दिए हैं कि इसके लिए कुआओं का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और रखरखाव के जरिए इन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। वहीं कुएं प्राचीन काल में गांव से लेकर शहरों तक मीठे और साफ पानी के स्रोत रहे, तो वहीं कुएं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। कई जगह कुएं ऐतिहासिक घटनाओं के भी गवाह हैं, तो वहीं वर्तमान में कई जगह कुएं अतिक्रमण या उपेक्षा के शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार एक बार फिर कुओं को रखरखाव करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात से पहले कुओं की व्यापक सफाई करते हुए इन्हें पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। तो वहीं साथ ही आपको बता दें कि जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत कुल 6,350 क्रिटिकल सूखे जल स्रोतों को चिन्हित करते हुए पेयजल और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण 929 स्रोतों का उपचार किया जा चुका है। पुराने कुओं का होगा जीर्णोद्धार, सीएम धामी ने दिए निर्देश। कुओं का व्यापक सत्यापन अभियान चलेगा, सीएम धामी ने दिए निर्देश। कुओं को लेकर सांस्कृतिक महत्व पर भी कही बात। साथ ही पुराने कुओं का होगा जीर्णोद्धार और पुराने कुओं का आपको बताते चले लेके पुराने कुओं को सरकार अब सख्त हो चुकी है। साथ ही अब उन्हें फिर से उनकी मरम्मत करने पे जुटी हुई है। तो वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने और अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्या ऋषिकेश पहुंचे और यात्रा पंजीकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्मी से राहत के लिए टेंट, पंखे, कूलर, ठंडे पानी, शौचालय और विश्राम की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर 12 से बढ़कर 24 कर दिए गए हैं, जबकि 6 काउंटर रोडवेज बस स्टैंड पर खोले जाएंगे। सभी काउंटर 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास है कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। वो जो बनाते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो गर्मियों में वो होता है पूरा यहाँ के लोग। तो वही खबर सामने आ रही है जहां अभिभावकों की निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था टोल फ्री नंबर पर 120 से ज्यादा निजी स्कूलों की आई शिकायतें। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की कही बात। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक है परेशान। तो वहीं आपको बताते चले, निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान है। साथ ही लगातार शिकायतें आ रही थी। वहीं अभिभावक ने निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायत शिक्षा विभाग की ओर। वहीं आपको बताते चले, टोल फ्री नंबर 120 के तहत निजी स्कूलों की मनमानी। टोल फ्री नंबर 120 से ज्यादा निजी स्कूलों की आई शिकायतें। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की कही बात। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक है परेशान। तो वहीं आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में पूजा कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। वहीं पहले दिन कुल 93 पूजा ऑनलाइन बुकिंग हुई। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपियाल ने बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोल रहे हैं। तीर्थयात्री मंदिर समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में होने वाले प्रातःकालीन, सायंकालीन और लंबी अवधि की पूजाओं की बुकिंग 30 जून तक के लिए बुक कर सकते हैं। पहले दिन बद्रीनाथ के लिए 32 महाअभिषेक पूजा
और जबकि केदारनाथ के लिए 61 वैदिक पूजा बुक हुई है और वहीं पूजाओं में के लिए शुल्क कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो वहीं मूसलाधार बारिश ने थराली और आसपास के क्षेत्रों में जमकर कहर बरपाया। तेज बारिश के चलते रामलीला मैदान के पास सिपाही गदरे में मलबा आ गया, जिससे 2 वाहन दब गए। वहीं नारेसर बाजार के गदेरा उफान पर आ गया और उसका पानी बहते हुए आवासीय मकानों और दुकानों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश के बाद सुबह तक स्थानीय निवासी अपने अपने घरों और दुकानों से मलबा हटाने में लगे रहे। क्षेत्र के कई मार्गों पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिन्हें देर रात तक निर्माणदायी संस्थाओं के तहत खोल दिया गया। वहीं गुरुवार को थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने तहसीलदार अक्षय पंकज को राजस्व विभाग की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने थराली बाजार, अस्पताल, नासिक बाजार और ओल्टी, तुंगेश्वर और देवाड़ा बाढ़ के बारिश हुए उन नुकसान का भी जायजा लिया। शाम को जो अचानक थराली क्षेत्र में जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो नाले और जो बहुत बड़ी भूभाग के कैचमेंट का जो पानी नीचे को उतरा, तो उसने कहीं न कहीं कटाव भी किया है, साथ साथ मलबा भी लाए हैं बहुत सारे। जैसे हमारे रामलीला मैदान के बगल पर कई गाड़ियाँ मलबे से दब गई थी। और इस क्षेत्र में भी मैं अभी मेठा तक गया हूँ, तुंगेश्वर से आगे भी गया हूँ। इस लोटी में भी मैंने देखा है कि जो हमारे ऊपर क्षेत्र से जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन जंगलों से जो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो पानी आया है, उसने कहीं न कहीं ओवरफ्लो करके, अब होता क्या है, गांव में एक सीमित नालियां बनी होती है और उन नालियों से जो जब कभी भी बारिश होती है तो वो पानी की निकासी के रास्ते होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी लोल्टी गांव की 3 जो नालियाँ बनी हुई हैं, उससे अत्यधिक पानी के आने से वो ओवरफ्लो हुई है। क्या ये हमारे क्वार्टर्स का हो, डॉक्टर क्वार्टर के हों या स्टाफ क्वार्टर के हों? तो वहीं रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से हुआ नुकसान। रुद्रप्रयाग में ओलावृष्टि से हुआ नुकसान। द्वारा आपको बताते चले, द्वारा हाट में जेसीबी पर गिरा मलबा, चालक की मौत। रुद्रप्रयाग में बापू केदार में गदेरा आया उफान पर, जलई गांव में अनुसूचित बस्ती पर बढ़ा खतरा। नंदप्रयाग में 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में फसलों को हुआ नुकसान। कोटला गांव में खेतों को हुआ नुकसान। वहीं आपको बताते चले, उत्तरकाशी में फसलों को हुआ नुकसान। नंदगांव प्रयाग में 3 दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। साथ ही जलई गांव की अनुसूचित बस्ती पर बढ़ा खतरा। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से हुआ नुकसान। रुद्रप्रयाग में ओलावृष्टि से हुआ नुकसान। तो वहीं ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, जो 1 दशक बाद ऋषिकेश बाईपास रास्ते पर होगी तलाश। अजोरी प्रस्तावित टनल पर होगी कम ध्यान, अब वैकल्पिक मार्ग पर होगा ज्यादा फोकस। कंसल्टेंसी से अब तक लाखों रुपए हो चुके हैं खर्च। लाखों खर्च करने के बाद देंगे नए विकल्प। वहीं लाखों खर्च करने के बाद कई विकल्प दिए जाएंगे। वैसे कंसल्टेंसी से अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तो वहीं हरिद्वार में भगत सिंह चौक के पास सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में आग लग गई, जिसमें दोनों कारें जलकर राख हो गई। दोनों कारें एक सर्विस सेंटर के बाहर कूड़े के ढेर के पास खड़ी थीं। कूड़े में लगी आग ने कारों को भी चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।